जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी NAFLD। ये ओल्डर टर्मिनोलॉजी है, अब इसका यूज नहीं होता है। अब इसको बोला जाता है मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज या फिर मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड स्टियाटोटिक लिवर डिसीज। ठीक है, तो ये उसका न्यू नेम है। ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं, अभी अपन NAFLD टर्म का ही यूज करेंगे, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी में जनरली वो जो टर्म यूज करते हैं वो NAFLD होता है। ठीक है, अब जो भी स्टियाटोटिक लिवर डिसीजेज होते हैं ना, उसके दो कॉर्नर स्टोन्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक होता है अपना NAFLD और एक होता है अपना अल्कोहलिक लिवर डिसीज। अल्कोहलिक लिवर डिसीज हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, अब वहां पे तो क्लियर कट था कि हाँ, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके अंदर स्टियाटोटिक लिवर जो रहेगा वो बनेगा, बट यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, स्टियाटोसिस हमको देखने को मिल रहा है उन लोगों में जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत लिटिल अमाउंट में करते हैं, कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो उसका एक एटियोलॉजिकल कॉज है। ठीक है, उसको हम पहले बोलने लगे थे NAFLD। इट इज अ प्रोसेस। हमने जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते गए हमारे रिसर्चेस में, वैसे वैसे हमने टर्मिनोलॉजीज चेंज करी, और अपन एंड में देखेंगे कि अभी न्यूअर टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अभी जो ओल्डर NAFLD की टर्म थी उसके हिसाब से यही उसका लॉजिक था कि आपको हेपेटिक स्टियाटोसिस देखने को मिल रहा है जो लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, और करते भी है तो इतना लिटिल करते हैं कि हम उसको एज एन एटियोलॉजिकल कॉज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो फिर क्या पैथोजेनेसिस प्रपोज किया गया था? तो पैथोजेनेसिस जो प्रपोज किया गया था वो ये था कि इस पूरे डिसीज का जो सेंटर है दैट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब वैसे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैथो वाला पार्ट होता है, बट मैं एक शॉर्ट में इसको कवर कर लेता हूँ। कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है उसमें ये होता है कि आपके पास में या तो डायबिटीज मलाइटिस, मतलब एक शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। अब उसको कैसे भी डिफाइन कर लो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस का जो पार्ट होता है, डायबिटीज मलाइटिस बोलो, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज हो गया, या फिर एक ही बात है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो गया। तो एक तुम्हारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वाला बोलो डिफेक्ट है। ठीक है, और दूसरी चीज जो रहती है, इनमें से कोई भी दो होने चाहिए। ठीक है, इन चारों में से उसमें से ही हम सबको पता है कि हाइपरटेंशन होता है। डिसलिपिडिया में बोलते हैं, हाइपर लिपिडेमिया नहीं बोलते हैं, बिकॉज वही कि HDL जो होता है वो बड़ा रहे तो अच्छी बात होती है, इसलिए हाइपर वाली टर्म हटा के अपन ने डिसलिपिडीमिया बोल दिया, कि इसका मतलब होता है HDL कम एंड LDL ज्यादा। तो डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी। ठीक है, और इसको भी इंक्लूड करते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया को। ठीक है, जब एल्ब्यूमिन का सिक्रीशन जो होता है यूरिनरी वो बढ़ जाता है, मोर देन 20 माइक्रोग्राम्स पर मिनट हो जाता है। ठीक है, या फिर उसका क्रिएटिनिन के साथ में जो रेशियो है वो भी बढ़ जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक शुगर मेटाबॉलिज्म वाली प्रॉब्लम हो गई एक तरह से, और एक हो गया अपना हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, सेंट्रल ओबेसिटी एंड माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। इनमें से दो क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, इनमें से एक क्राइटेरिया, इधर से एक क्राइटेरिया। ठीक है, अब क्या होता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ में देखो कोई भी पैथोजेनेसिस होता है उसमें हमेशा हम दो चीजें बोलते ही बोलते हैं, एक एनवायरमेंटल फैक्टर, एक जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर या पर्सनल फैक्टर में बोलो कि एक डाइट होती है कि आपकी हाई फ्रुक्टोज डाइट है, हाई ट्रांस फैट्स कंज्यूम होते हैं, आजकल चिप्स वगैरह में बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स होते हैं तो लोग कंज्यूम करते ही हैं। जेनेटिक फैक्टर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी तो हम बोल ही देते हैं। ठीक है, साथ में गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी जैसे जैसे रिसर्चेस बढ़ती जा रही है बहुत सारे पैथोजेनेसिस में गट माइक्रोबायोम का जो डिसरेगुलेशन हो जाता है उसको भी एज अ इटियोलॉजी, एज अ पैथोजेनेसिस का पॉइंट इंक्लूड करने लगे हैं बहुत सारे डिसीजेज में। अभी जैसे जैसे अपन अलग अलग डिसीजेज डिस्कस करते जाएंगे आगे, अपन देखते जाएंगे कि गट माइक्रोबायोम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो गट माइक्रोबायोम, जेनेटिक फैक्टर्स, हाई डाइट में इरेगुलरिटी जैसे कि हाई फ्रक्टोज, हाई ट्रांस फैट्स, एंड मेन चीज हो गई अपनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, अब ओबेसिटी वगैरह भी रहता है। ओबेसिटी में क्या होता है एक्चुअली, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये उसी का पार्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि सबसे पहले जो कोर, अब उसमें भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर भी अपनी इतनी सारी चीजें पड़ी। ठीक है, तो उसमें जो कोर चीज है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब जो शुगर वाला पार्ट है, बाकी जो चीजें हैं वो उस चीज को एग्रीवेट करने में रहेगी, बट कोर आइडिया जो हमारा पैथोजेनेसिस का है वो इट रिवॉल्व्स अराउंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, बाकी वही है कि ओबेसिटी जैसे हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ओबेसिटी हो गया, तो ओबेसिटी में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से क्या प्रॉब्लम होती है कि ये एक इंटरमिटेंट हाइपोक्सिक कंडीशंस को क्रिएट करता है। बीच बीच में हाइपोक्स, जब जब एपनिया होगा जब तक क्या होगा, बॉडी एक हाइपोक्सिक कंडीशन में जाएगी। और अभी तुम देखोगे कि हाइपोक्सिया, इंक्रीज्ड एसिडिटी इन बॉडी, मतलब एसिडोसिस जिसको बोलते हैं, तो एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, या फिर अल्कोहल और ये स्मोकिंग कंजम्पशन, ये सब चीजें जो रहता है ये बॉडी में क्या करती है, ये इसी को हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका क्या रोल है अभी अपन देखेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनका एक असिस्टेंट टाइप का रोल होता है, बट कोर आइडिया जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। क्या करता है ये, एक चीज तो होती है कि विसरल फैट मास का डिपोजिशन जो रहता है वो इंक्रीज कर देता है। मेन उसके बाद भी जो चीज होती है दैट इज डिसफंक्शंस ऑफ एडिपोसाइट्स। डिसफंक्शंस ऑफ एडिपोसाइट का मतलब क्या होता है कि जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज होते हैं, जो अपने फैट जो अपनी बॉडी में स्टोर्ड होता है, उसमें कौन से सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट सेल्स होते हैं। वहां पे क्या होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फ्री फैटी एसिड का पूल जो ब्लड में वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ में जो उनका एडिपोनेक्टिन का सिक्रीशन है वो भी कम हो जाएगा। एडिपोनेक्टिन के सिक्रीशन के कम होने से क्या होता है कि जो फ्री फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन है स्केलेटल मसल्स के द्वारा, जो एनर्जी को कंज्यूम, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्री फैटी एसिड्स को कंज्यूम किया जाता है, वो जो कंजम्पशन है फ्री फैटी एसिड्स का वो कम कर देता है जब एडिपोनेक्टिन कम होता है तो, और जो हेपेटोसाइट्स के द्वारा अपटेक है वो इंक्रीज कर देता है। तो एक तरह से क्या हुआ कि जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है इसमें मैंने क्या किया, फ्री फैटी एसिड जो थी वो इंक्रीज कर दी। अब दो मेजर सोर्स है मेरे, एक मेरा मसल है, ठीक है, एक मेरा मसल है और एक मेरा हेपेटोसाइट है। अब मैंने ये बोला कि मैंने एडिपोनेक्टिन कम कर दिया, तो इधर जाना तो क्या हो गई, कम हो गई, बट इधर जाना क्या था, बढ़ गया। और ये तो अमाउंट इंक्रीज हो ही रहा है क्योंकि एडिपोसाइट्स का डिस्फंक्शन हो गया। ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो ओवर एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर उसके बाद में
अपन आ जाते हैं कि डिसफंक्शन ऑफ एडिपोसाइट्स के कारण एक प्रो इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी क्रिएट होती है, बिकॉज देन दे स्टार्ट सीक्रेटिंग प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन, जैसे कि टीएनएफ अल्फा वगैरह हो गया। हालांकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये भी एक प्रो इन्फ्लामेटरी कंडीशन क्रिएट करता है। तो ये कुल मिला के क्या समझ में आया अभी तक कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, उसके कारण एक प्रो इन्फ्लामेटरी कंडीशन तो डेवलप हुई हुई, साथ में एडिपोसाइट्स का डिसफंक्शन हुआ, है ना। और ओवरऑल मैंने क्या किया कि फ्री फैटी एसिड्स का जो अपटेक है वो लिवर में वो इंक्रीज करा दिया। अब अपटेक इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है कि जो डाउन रेगुलेशन हो जाता है लाइपोलाइसिस का जो हेपेटोसाइट में होता है, मतलब वो उसको कंज्यूम भी कम करेगा, बस स्टोर करे जा रहा है। तो जैसे जैसे ये लिपिड एक्यूमुलेट होता जाएगा लिवर के अंदर, अब हम वहीं आगे जहां अल्कोहल से मैंने कनेक्ट किया था, तो लिपिड एक्यूमुलेशन हुआ लिवर के अंदर, और फिर यहाँ पे क्या होगा, लिपिड परऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट बनते हैं उससे सेल की सेंसिटिविटी इंक्रीज जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि जब सेल के अंदर फैट इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो जो परऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसके लिए वो मोर ज्यादा ससेप्टेबल बन जाता है, ठीक है। अब ये परऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और ये परऑक्सीडेशन कैसे होगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि प्रो इन्फ्लामेटरी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना। अब उस प्रो इन्फ्लामेटरी सिचुएशन में कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसका एग्जांपल्स मैंने पहले दिए थे, तो वो क्या करता है, ये परऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स को जनरेट करता है। अभी जो परऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो लिपिड, चूंकि लिपिड से भरा हुआ है सेल, ठीक है, वो सेंसिटिव है कि जैसे ये पेरोक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आएंगे या पेरोक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, सेल का डैमेज बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली वही बोल रहा है कि सेल डैमेज या फिर बोले मेम्ब्रेन डैमेज, क्योंकि मेम्ब्रेन्स मोस्टली ससेप्टेबल रहते हैं उसके, तो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये डैमेज हो जाते हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, सेल इंजरी हो रही है, और इसी सेल इंजरी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नैश, ठीक है। ये नैश मतलब हम आ गए हेपेटाइटिस वाली स्टेट पे, ठीक है। अभी तक क्या था, एनएफएलडी पे थे। एनएफएलडी मतलब क्या होता है, बस जब तक कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि इसमें फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ तक अपन उसको एनएफएलडी बोलते हैं। बट जैसे ही उसमें क्या होने लगता है, हेपेटाइटिस वाली चीजें होने लगती है, हम उसको नैश बोलने लगते हैं। और वही अल्टीमेटली जो सेल इंजरी हुई तो क्या होगा, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो क्या होगा, दे विल एक्टिवेट द स्टेलेट सेल्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, कोलेजन डिपोजिशन होगा, स्कारिंग होगी, एंड दिस विल अल्टीमेटली कॉज सिरोसिस। मतलब इसके अंदर जो हमने फेजेस देखे वो ये था कि सबसे पहले एनएफएलडी हुआ, जिसको अपन बोलते हैं स्टियाटोसिस, बेसिकली इसका मतलब स्टियाटोसिस होता है, देन इट लेड टू एनएएसएच नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टियाटो हेपेटाइटिस, देन उसके बाद में सिरोसिस हुआ, ठीक है। इसके बाद में वही है कि स्कारिंग वगैरह इंक्रीज हो सकती है और नोड्यूल्स वगैरह बन जाते हैं। सिरोसिस के बाद में चीजें कैसे प्रोग्रेस करती है, सिरोसिस के लेक्चर में हम अलग से देखेंगे, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं, तो इसमें जनरली क्या रहता है, ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, ओबीस पेशेंट रहेगा, राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कंफर्ट रहेगा, हेपेटोमेगाली तो होगी क्योंकि जो हेपेटोसाइट्स है वो फैट लेडन हो रहे हैं, राइट। तो दैट इज दी ओनली साइन दैट इज सीन इन मोस्ट पेशेंट, उनका लिवर फूला हुआ है। टेंडरनेस उतनी नहीं रहती, अगर नैश में प्रोग्रेस कर गया तो टेंडर हो जाएगा, अदरवाइज इट इज मोस्टली अ डिस्कंफर्ट। पर कभी कभार क्या होता है, हेपेटोमेगाली इतनी हो जाती है कि इट कैन अगेन डिस्टेंड व्हाट, लिसेंस कैप्सूल जो कवर करती है, एंड उसके अंदर क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स रहती है, तो पेन सेंसेशंस जो रहते हैं वो आते हैं, मतलब इट कैन चेंज इनटू राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ठीक है। देन इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे तो एलटी एसटी बढ़ेगा, जैसे सेल डैमेज होगा तो ट्रांसअमाइनेज जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ब्लड में बढ़ेंगे, और जैसे जैसे फाइब्रोसिस प्रोग्रेस करेगा वैसे एएसटी टू एएलटी का जो रेशियो होता है वो भी इंक्रीज होगा, आइसोलेटेड जीजीटी में भी इंक्रीज आएगा, है ना। लिवर बायोप्सी भी हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमको सेम अल्कोहलिक लिवर डिसीज जैसा ही दिखता है, बट इधर क्या हो रहा है, जैसे मैंने वहां पे भी एग्जांपल दिया था कि मोटे में मोटे चेंजेस ज्यादा दिखते हैं, इसका मतलब स्टियाटोटिक चेंजेस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जो इन्फ्लामेटरी वाला पार्ट, जो बलून हेपेटोसाइट्स होते हैं, जो हमारे इन्फिल्ट्रेशन होती है, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, और जो नेक्रोसिस वाला पार्ट होता है, वो सब यहाँ पे हमको कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अल्कोहलिक लिवर डिसीज, ठीक है। अब मैंने बताया था कि मैं न्यूअर टर्मिनोलॉजीज को एक बार एड्रेस करूंगा कि अभी हम कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। तो अभी हम जो यूज करते हैं टर्म, दैट इज कॉल्ड एज MASLD, दैट इज मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टियाटोटिक लिवर डिसीज, ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या किया, ये क्या है ये समझने के लिए हमने क्या बोला, सबसे पहले कि स्टियाटोटिक लिवर डिसीजेस होते हैं। इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं स्टियाटोटिक लिवर डिसीज को, कि हमको लिवर सेल्स के अंदर क्या दिखा, फैट डिपोजिशन देखने को मिला, ठीक है। या वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बायोप्सी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इमेजिंग्स जो होती है हमारी उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमको बस एक ऑब्जर्वेशन मिली कि लिवर के अंदर फैट का डिपोजिशन है। फिर हमने देखा कि क्या पेशेंट जो है वो कार्डियो मेटाबॉलिक क्राइटेरिया को मीट करता है। अब ये वही वाला है जो मैंने बताया था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली क्राइटेरिया है, बेसिकली एक बार देख लेते हैं। जैसे कि बीएमआई जो है वो उसका 25 के ऊपर है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो 94 के ऊपर है मेल में, या फिर 80 के ऊपर है फीमेल में, ठीक है। फास्टिंग सीरम ग्लूकोज भाई 100 mg पर डीएल, और उसके बाद में अगर मतलब पोस्ट प्रांडियल अगर आप देखोगे 2 आवर पोस्ट लोड देखेंगे, दैट इज मोर देन 140, दैट इज अगेन वन ऑफ द क्राइटेरिया। देन ब्लड प्रेशर 130 ओवर 85 के ऊपर है अगर वो, और प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स है जो 150 mg पर डीएल के ऊपर है वो, या फिर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम है, इसलिए मैंने डिसलिपिडीमिया यूज किया था वर्ड, ठीक है। तो एचडीएल जो है उसका लेवल जो है वो 40 mg पर डीएल के नीचे है मेल्स में, और 50 mg पर डीएल के नीचे है फीमेल्स में। बट बेसिकली यही समझना, इसको इतना अगर मेजरमेंट्स याद नहीं हो रही है तो, कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो फैक्टर्स जो मैंने बोले ना, जो उसमें इंक्लूडेड होते हैं, हाइपरलिपिडीमिया और ये सब, डिसलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन, सेंट्रल ओबेसिटी, उनके जो क्राइटेरिया है उनमें से अगर कोई भी चीज मीट हो रही है, दैट कम्स अंडर द कार्डियो मेटाबॉलिक क्राइटेरिया फॉर अडल्ट। पीडियाट्रिक का भी है, बट ये उतना अभी डिस्कस करने में मतलब नहीं है, उतनी मेजरमेंट्स ही है बेसिकली, वो याद नहीं रह पाएंगी उतनी, और इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट हो तो हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिक क्राइटेरिया हैज बीन मेट। अब जैसे ही मेटाबॉलिक क्राइटेरिया मेट हो गया, इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं सजेस्ट हो जाता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक क्या होगा, एक रिस्क फैक्टर है, मतलब ये एक पैथोजेनेसिस में फैक्टर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अदर कॉजेस तो नहीं है स्टियाटोसिस के, ठीक है। अभी तक मैंने बताया था कि हम लोग बहुत सिंपल चलते थे कि हेपेटिक स्टियाटोसिस मिला अगर अल्कोहल कंज्यूम कम कर रहा है,
तो हम उसको क्या बोल देते थे कि वो NAFLD है, और अगर अल्कोहलिक लिवर डिसीज के क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तो हम उसको बोल देते हैं ALD। बट ये क्लासिफिकेशन कहाँ इनएडिक्वेट हो जाता है कि सपोज जो हमने टर्म डिसाइड करी है कि हाँ लिवर, अल्कोहलिक लिवर डिसीज को बोलने के लिए हमको सर्टेन हमने अमाउंट डिसाइड करा है, ठीक है, बट अगर उस अमाउंट के नीचे, बट जो अल्कोहल बहुत कम जिसको हम कंसिडर करते हैं उससे ज्यादा, मतलब कहीं इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर उस अल्कोहल का पैथोजेनेसिस में हो सकता है ना, बट हमने उसको इंक्लूड नहीं किया बिकॉज इट इज नॉट इनफ फॉर कॉलिंग इट एज अ प्राइमरी रिस्क फैक्टर। तो ये मिडिल ग्राउंड के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए फिर हमने एक नई ये नया क्राइटेरिया निकाला जिसमें हम ये बोल कि अगर कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर के साथ में मेटाबॉलिक क्राइटेरिया को जो मीट कर रहा है उसके साथ साथ अगर हमें कोई और रीजन नहीं मिल रहा है, भले वो अल्कोहल हो या कुछ और हो, तो हम उसको MASLD बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई और कॉज भी है जो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस में, स्टियाटोसिस के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो हम उसे मेटैल्ड बोलते हैं। या हो सकता है कि कॉम्बिनेशन एटियोलॉजी हो कि अल्कोहल वाला अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है, तो कॉम्बिनेशन एटियोलॉजी बोल सकते हैं या मेटैल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर कार्डियो मेटाबॉलिक क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो हम फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास में कोई और प्राइमरी कॉज ऑफ स्टियाटोसिस है, जैसे कि अगर अल्कोहल है तो हम अल्कोहल लिवर डिसीज बोल देंगे, अगर कोई ड्रग है तो ड्रग इंड्यूस लिवर इन्फिल्ट्रेशन, लिवर इन्फ्लेमेशन बोल देंगे, ठीक है। और अगर तब भी नहीं है, अगर ना हमारे पास में कार्डियो मेटाबॉलिक क्राइटेरिया मीट हो रहा है, ना कोई अदर कॉज ऑफ स्टियोटोसिस हमको समझ में आ रहा है, तो तब उसको हम क्रिप्टोजेनिक बोलते हैं, क्रिप्टोजेनिक SLD। क्रिप्टोजेनिक मतलब वही कि जो छुपा हुआ है, जिसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम बस उसको ये बोल देते हैं अगर वो हमसे पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, कि आपकी किस्मत खराब है, और हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये एक होता है। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में वही होता है, क्योंकि मेन हमारा प्रॉब्लम क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो उसमें ओबेसिटी आता है, तो ओबेसिटी की क्या बोलोगे कि डाइट अच्छी करो, वेट लॉस करो, ठीक है। और अंडरलाइंग अगर कोई कॉज है जैसे कि डिस्लिपिडीमिया है या डायबिटीज मेलाइटस है, तो उनको ट्रीट कर दो। जनरली जो ड्रग्स हम देते हैं वो मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन, ये सब फार्मा वाला पार्ट आ जाता है कि व्हाट आर द ड्रग्स गिवन इन डायबिटीज मेलाइटस एंड ऑल दैट, ठीक है। और अपने को इन्फ्लेमेटरी स्टेट कम करना है तो हमारा वनडे ड्रग जो पेंटॉक्सीफाइलिन है हम वो देते हैं, है ना। ये सब चीजें कर सकते हैं, और अल्टीमेट यही होता है कि जब सिरोसिस बहुत ज्यादा हो गया तो हम अल्टीमेटली लिवर ट्रांसप्लांट के पास में जाएं, ठीक है। अब एक समरी अगर हम लें शॉर्ट में तो यही है कि NAFLD पहले बोलते थे, अभी उसको क्या बोलते हैं, MASLD बोलते हैं या मेटाइल्ड बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्राइटेरिया मैंने एक्सप्लेन करें अभी। वो पैथोजेनेसिस में हमको ये समझना है कि सेंट्रल आइडिया मेरा क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसमें भी सेंट्रल चीज क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसके कारण क्या हुआ, डिस्फंक्शन हुआ एडिपोसाइट्स का, उसके कारण क्या हुआ, लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को इंक्रीज किया, फ्री फैटी एसिड पूल जो था वो ब्लड में इंक्रीज हुआ, उसके बाद में उन्होंने एडिपोनेक्टिन का सिक्रीशन कम किया, तो जब वो इंक्रीज पूल में से जो स्केलेटल मसल उठाता था वो उसने उठाना बंद कर दिया, तो जितना भी इंक्रीज हुआ था, जितना भी एडिशनल अमाउंट ऐड हुआ वो सब कहाँ चले गए, हेपेटोसाइट में चले गए। और हेपेटोसाइट के अंदर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइपोलाइसिस को डाउन रेगुलेट कर दिया जा रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, जितने भी सेल्स हैं वो फैट लेडन हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और मोटे लोग क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन या फिर परऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स के मोर ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा इन एडेड विद जो प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्रिएट हो रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, उसके कारण क्या होगा, जो सेल के मेम्ब्रेन्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स है, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, सेल इंजुरी हो जाएगी। सेल इंजुरी होने के बाद में एक इन्फ्लेमेटरी वही हो गया जिसको हम बोलते हैं नैश, है ना। नैश डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में वो साइटोकाइंस रिलीज करेगा, वो स्टेलेट सेल्स के पास में जाएगा, स्टेलेट सेल्स के पास में जाएगा तो क्या होगा, वो फिर कोलेजन डिपोजिशन करना चालू कर देगा, स्कारिंग चालू कर देगा, है ना। बाकी सिम्टम्स हमने को पता है, हेपेटोमेगैली जो होता है वो मोस्ट कंसिस्टेंट साइन होता है जो अपने को देखने को मिलता है। शुरुआत में राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कंफर्ट हो सकता है, कैन डेवलप इनटू पेन एंड टेंडरनेस लेटर ऑन। इन्वेस्टिगेशंस की प्रोफाइल हमको पता है कि ट्रांसअमाइनेजेस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, बायोप्सी पे हम देखेंगे तो अल्कोहलिक जैसे ही दिखेगा, बट मोटे में मोटे चेंजेस ज्यादा रहते हैं, इसका मतलब कि स्टियाटोटिक चेंजेस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, एंड बलून हेपेटोसाइट्स, इन्फ्लेमेशन, इन्फिल्ट्रेशन, नेक्रोसिस ये थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू ALD। न्यूअर क्राइटेरिया हमने देख लिया, ट्रीटमेंट में ज्यादा चीजें कुछ है नहीं, ठीक है।